Good morning all of you. How are you? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी. तो लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था तत्वों के आवर्ती गुणधर्म के बारे में, यानी गुणों में आवर्तिता के बारे में डिस्कस किया था, जहां हमने आपसे परमाणु त्रिज्या के बारे में, आयनन एंथैल्पी के बारे में क्या किया था, आपसे डिस्कस किया था. आयनिक त्रिज्या के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था. तो उसी टॉपिक को हम आगे लेकर चलते हैं. ठीक है, आज हम बात करते हैं गुणों में आवर्तिता के बारे में ही. तो नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता. इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी कहा जाता है. क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी हमारी है. तो इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन एंथैल्पी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. आयनन एंथैल्पी में हमने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, आपकी आयनन एंथैल्पी होती है. अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन को डालने पर, यानी गिलास भरा हुआ है पानी से, उसमें एक आप कंकड़ डालो तो कुछ पानी की जो ड्रॉप्स होंगी वो बाहर गिर जाएंगी, कुछ क्वांटिटी बाहर गिरेगी. ठीक है, तो वो जो बाहर गिरी है उसके बेस से हम क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कह सकते हैं. यानी किसी भी गैसीय परमाणु की बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहा जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं. ठीक है, तो किसी भी गैसीय परमाणु की बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता. ठीक है, कहा जाता है. ठीक है, तो अब इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है तो क्या होगा, परमाणु है कोई भी हमारा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो क्या बनना है, ऋणायन बनेगा. यानी कि जो ऋणायन बनता है वो किसके द्वारा बनता है, आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता के द्वारा बनता है, याद रखना. ठीक है, अब हम क्या करें, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे या वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे. तो बाएं से दाएं जाने पर आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा. ऊपर से नीचे जाने पर आवेश घटता है, आकार बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी घटेगा. ठीक है, याद रखना, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है. ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है. क्या होता है, घटता है. ठीक है, बात समझ में आ गया क्यों, क्योंकि यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर पूछे क्या रीजन है, आवेश बढ़ रहा है, यहाँ क्या रीजन है, आवेश घट रहा है, आकार बढ़ रहा है, यहाँ आकार घट रहा है, आवेश बढ़ रहा है, यहाँ आकार बढ़ रहा है, और आवेश क्या हो रहा है, घट रहा है. इस रीजन से क्या होता है, जब आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, घटता चला जाता है. ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे, नंबर 5, विद्युत ऋणात्मकता. इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, टेंडेंसी टू द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रॉन सॉरी विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। ठीक है, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता को संयोजकता से जोड़ सकते हैं कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, हमने आपको बताया था। ठीक है, आगे भी थोड़ी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आवेश बढ़ता है ऐसे ऐसे विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, और जैसे जैसे आवेश घटता है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी घटता है। तो हम लिख सकते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। ठीक है, तो अर्थ में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पर घटता चला जाता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की टेंडेंसी, क्षमता जो होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। अच्छा, विद्युत ऋणात्मकता जो असमान यौगिक होंगे जैसे HCl है, इसमें ही नापी जा सकती है। उसमें क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जैसे Cl और Cl ले लें तो इसमें कोई ट्रांसफर नहीं होगा, तो असमान होने चाहिए। और बंध कौन सा होना चाहिए आपका, सह संयोजक। बंध कौन सा होना चाहिए, सह संयोजक बंध आपका होना चाहिए। ठीक है, असमान होंगे जब भी क्या होगा, इस प्रकार की पावर दिखाई देगी। इसके शॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे नंबर 6 संयोजकता के बारे में। किसी भी तत्व के एक परमाणु के द्वारा अन्य तत्व के जितने परमाणुओं से संयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है, आपकी संयोजकता कहलाती है। या हम कह सकते हैं किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग किया जाता है, या इसका जो परमाणु होगा उसका आधा परमाणु जो ऑक्सीजन के एक परमाणु से संयोग करेगा, संयोग करता है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब संयोजकता को वर्तमान समय में ऑक्सीकरण अवस्था के बेस हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण अवस्था के बेस हम क्या कर रहे हैं, इसको ज्ञात कर रहे हैं। किसको, संयोजकता को। ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था के बेस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसे ज्ञात कर रहे हैं, जो हमारा क्या है यहाँ पर संयोजकता है। ऐसे मैंने आपको नॉर्मल बताया था कि इसकी बाह्य कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन के बेस हम क्या कर सकते हैं, संयोजकता को फाउंड कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिनमें 4 से कम होंगे वो तो सही होगा, लेकिन 4 से ज्यादा होते हैं तो उनकी संयोजकता फिर डिफरेंट आ जाती है। जैसे हमारे किसी की बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। किसी के में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। किसी के में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी 3 हो जाएगी। किसी के में 4 है तो 4 हो जाएगी। किसी के 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 5 2 हो जाएगी। किसी के में 6 है तो क्या हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगी। किसी के में 7 है तो इसका कितना हो जाएगा 1 और 7 हो जाएगी। और 8 होते ही क्या हो जाएगा, शून्य संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। तो बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो
अब वो जो हम डी ब्लॉक की बात करें, जिनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, आपसे बताया तो या लैंथिनोइड एक्टिनोइड होते हैं, वो एक से अधिक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तित संयोजकता को क्या करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम बात कर लें तो एक संयोजकता जो अन्य होता है, उसके बाह्य कक्षा में क्या होता है, 2, 8 और 1 क्या है, इसका 11 परमाणु क्रमांक होता है। तो हाइड्रोजन संयोग करेगा क्या, ये NaH बनाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन से संयोग करेंगे तो Na2O बनाएगा। तो एक ने एक से अगर रिएक्शन करी तो क्या हो गया आपका, 2 हो गई। मैग्नीशियम की बात कर लें तो क्या होता है यहाँ पर, 2, 8 और 2 आ जाएगा, 12 होता है, इसका 11, इसका 12। तो क्या बनेगा यहाँ पर, MgH2 बनेगा। ऑक्सीजन से बात करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, MgO बनेगा, ऑक्सीजन के आधार पर अगर देखेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात कर लें, एल्यूमिनियम 13 होता है, 2, 8 और 3। तो क्या बनेगा आपका यहाँ, AlH3 बनेगा, ठीक है। और यहाँ बात करेंगे तो बनेगा कि आपका Al2O3 बन जाएगा। फिर सिलिकॉन आ जाएगा, 2, 8 और 4 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, SiH4 मिल जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको, SiO2 मिलेगा, ठीक है। फास्फोरस की बात कर लें, 2, 8 और 5 होता है, तो PH3 फॉर्म में आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या आएंगे, आपको ये इनकी संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु संयोग हो रहा है या ऑक्सीजन के कितने परमाणु संयोग, और उसका आधा करने के बाद आप क्या निकाल सकते हैं, संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल मेथड ये है कि वायु कक्षा में इलेक्ट्रॉन देख लो आप, जिसके पास 3, 2 या 1 है तो वही उसकी संयोजकता होगी। जिसके पास 5, 6 या 7 है, उसे 8 में से घटा दो, तो 8 - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 संयोजकता आ जाएगी। 8 - 6 इक्वल टू 2 संयोजकता आ जाएगी। 8 - 7 इक्वल टू 1 संयोजकता आ जाएगी। इस बेस भी आप क्या कर सकते हैं, संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में संयोजकता के स्थान पर ऑक्सीकरण अवस्था का क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो परिवर्तित संयोजकता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व, जो हमारे लैंथेनोइड्स होते हैं, लैक्टिनोइड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, परिवर्तित संयोजकता। तो क्या कहा जाता है यहाँ पर, ऑक्सीकरण अवस्था से रिप्रेजेंटेड किया जा रहा है, ठीक है, परिवर्तित संयोजकता याद रखना। तो क्या करते हैं यहाँ पर, प्रदर्शित करते हैं। तो क्या है, ये आपका संयोजकता है, किसी तत्व के परमाणु के द्वारा अन्य तत्व के जितने परमाणुओं के साथ या हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, संयोजकता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं धात्विक और अधात्विक लक्षण के बारे में। धात्विक और अधात्विक को हम बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों से हम ज्ञात कर सकते हैं। जिनकी बाह्य कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, और जिनकी कक्षा में 4 से ज्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो त्याग करने वाले क्या होंगे, आपके सारे के सारे धात्विक प्रकृति के होंगे, और ग्रहण करने वाले क्या होते हैं, सारे अधात्विक प्रकृति के होंगे। याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करने वाले, यहाँ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने वाले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले और इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले, ग्रहण करने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले होंगे धात्विक प्रकृति के, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले होंगे अधात्विक प्रकृति के। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम बात करें अगर आवर्त और वर्ग में बात करें हम कि आवर्त और वर्ग में क्या होता है, जैसे जैसे देखो हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगी, धात्विक प्रकृति क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ती है। और
अधात्विक प्रकृति क्या हो जाएगी, घटती, उल्टा हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे, वर्ग में बाएं से दाएं जाएंगे, सॉरी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, हमें पता है नाभिक आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका अधात्विक प्रकृति बढ़ती है और धात्विक प्रकृति घटती है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वर्ग में और आवर्त में क्या कर सकते हैं, धात्विक प्रकृति का या अधात्विक प्रकृति के बारे में हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को जितनी सुगमता पूर्वक त्याग करेगा वो उतने ज्यादा धात्विक प्रकृति का होगा, और जो जितनी देर में क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उतने ही कम धात्विक प्रकृति का होगा। इस कारण से जो वर्ग फर्स्ट होता है, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ग वाले सबसे क्या होंगे, फर्स्ट वर्ग वाले सबसे क्या होंगे, अधिक धात्विक प्रकृति के होंगे, ठीक है। सब वर्ग फर्स्ट वाले क्या होंगे आपके, सबसे अधिक धात्विक प्रकृति के होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। वैसे भी वायु कक्षा में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके धात्विक प्रकृति और अधात्विक प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने के बेस पर हम धात्विक और या ग्रहण करने के बेस पर अधात्विक प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे परमाणु आकार के बारे में। देखो परमाणु क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसके बारे में बताया, जो खुली आंखों से हमें क्या होता है दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए परमाणु के आकार को मेजर्ड करना या मापना हमारे लिए क्या होता है, पॉसिबिलिटी नहीं होती। हम सुगमता पूर्वक आसानी के साथ सही रूप से या एग्जैक्ट रूप से परमाणु के आकार को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ डिजिट, कुछ अलग मतलब परिभाषाएं दी गई हैं, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, परमाणु के आकार को क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। किस बेस पर करते हैं, नंबर 1 होता है हमारा सह संयोजक त्रिज्या। सह संयोजक त्रिज्या क्या होता है, जो सह संयोजक बंध से जुड़े हुए कोई भी दो परमाणु है, मान लिया क्या हमारे पास ये सह संयोजक बंध है, ये दो जुड़े हुए हैं, ये परमाणु नाभिक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिया हमने कितनी है, r है। तो इसका आधा भाग क्या कहलाएगा, सह संयोजक त्रिज्या कहलाएगा। यानी कि सह संयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए दो परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है आपका, सह संयोजक त्रिज्या कहलाता है। परिभाषा लिख सकते हैं, सह संयोजक बंध द्वारा जुड़े दो परमाणु नाभिकों की नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। ठीक है, बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, सह संयोजक त्रिज्या। मान तो हम निकालने लगे, मान लिया क्या है, तो सह संयोजक त्रिज्या बराबर हो जाएगा r/2। ठीक है, r/2 हो जाएगा। दूसरा हम याद कर सकते हैं वैन डर वाल्स त्रिज्या, जो ठोस होते हैं उसके लिए, जो ठोस कंपाउंड्स होते हैं उनके बेस से वैन डर वाल्स त्रिज्या को याद करेंगे। ठीक है, इसे rc, इसे rw से रिप्रेजेंटेड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ वैन डर वाल्स त्रिज्या में क्या होगा, वैन डर वाल्स त्रिज्या होगी आपकी जो सह संयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए दो अणु हैं। एक तो ये है हमारे पास, ठीक है, एक अणु ये है, एक अणु ये है, इसके दो नियरेस्ट परमाणु, ये वाले नियरेस्ट परमाणु नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्या होता है, वो होता है आपका वैन डर वाल्स त्रिज्या। ठीक है, तो वैन डर वाल्स त्रिज्या क्या क्या होगी आपकी, बराबर हो जाएगी r/2। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ क्या है, सह संयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, यहाँ क्या है, दो अणु हैं, यहाँ एक अणु है, एक अणु में निकाली जा रही है, यहाँ दो अणु हैं, दो अणुओं जो जुड़े हुए हैं ना, दो अणुओं के निकटतम परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है आपका, वैन डर वाल्स त्रिज्या
कहलाता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा अब आप यहाँ पर कि Rw का मान किससे Rc से हमेशा ही ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ दो अणुओं देखा जा रहा है और यहाँ दो परमाणु देखा जा रहा है। तो याद रखना नोट पॉइंट में, Rw जो होता है ग्रेटर होता है किससे, Rc से सभी होता है। यानी कि वैन डर वाल्स त्रिज्या जो होगी, वैन डर वाल्स रेडियस जो होगी वो कोवेलेंट रेडियस से क्या होती है, हमारी हायर होती है। ठीक है, तो ये याद रखनी बात। इसके अलावा धातु के परमाणु का आकार निकालना है तो धात्विक त्रिज्या भी होती है कि जो धातु है उसके निकटतम दो परमाणु के बीच की दूरी का आधा जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने आपसे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, परमाणु त्रिज्या, आणविक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, ठीक है, संयोजकता, विद्युत ऋणात्मकता, धात्विक और अधात्विक प्रकृति और परमाणु आकार के बारे में क्या गया, डिस्कस किया है। और ये चैप्टर आपका क्या हुआ, यहाँ पर फिनिश हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।